Dear students, welcome to Amrit Senior Secondary School's online classes. Welcome to SST class. स्टूडेंट्स, आज हम हमारी सामाजिक शिक्षा के तीसरे खंड इतिहास के दूसरे पाठ जिसका नाम है गुरु नानक देव जी से पहले के पंजाब की राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था। हमने इस पाठ के पहले भाग में गुरु नानक देव जी के समय की राजनीतिक अवस्था में लोधी सुल्तानों के अधीन का पंजाब के बारे में विस्तार से पढ़ा और समझा। आज हम इस पाठ के दूसरे भाग में, जो कि ई बुक के पेज नंबर 9, 10 और 11 पर है, में राजनीतिक अवस्था के नेक्स्ट टॉपिक्स दौलत खां लोधी तथा पंजाब, दौलत खां लोधी का बाबर से गठजोड़ के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम अपना आज का पाठ शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है दौलत खां लोधी का तथा पंजाब। सिकंदर लोधी ने ततार खां को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था। उसकी मौत के बाद उसका बेटा दौलत खां लोधी पंजाब का सूबेदार बना। जितनी देर तक सिकंदर लोधी जिंदा रहा, दौलत खां उसका पूरा वफादार रहा। पर सिकंदर लोधी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी के कठोर, शक्की तथा घमंडी स्वभाव के कारण दौलत खां लोधी उससे घृणा करता था। उसने सुल्तान के व्यवहार को देखकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का मन बना लिया। उसने इब्राहिम लोधी के खिलाफ योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों आलम खां, इब्राहिम लोधी का चाचा, भी दिल्ली का तख्त प्राप्त करने की इच्छा रखता था। परिणाम स्वरूप वह दौलत खां लोधी से सांठ-गांठ करने लग पड़ा। जब इब्राहिम लोधी को दौलत खां लोधी तथा आलम खां की सरगर्मियों का पता चला तो उसने दौलत खां लोधी को दिल्ली में तलब किया मतलब कि बुलवा भेजा। वह समय तो दिल्ली ना गया, पर उसने अपने छोटे पुत्र दिलावर खां को दिल्ली भेज दिया। दिलावर खां के दिल्ली पहुंचने पर इब्राहिम लोधी ने उसे बंदी बना लिया, पर वह जल्दी ही बचकर लाहौर पहुंच गया। इस पर दौलत खां लोधी को विश्वास हो गया कि इब्राहिम लोधी उसे अवश्य ही सजा देगा। परिणाम स्वरूप उसने इब्राहिम लोधी को नीचा दिखाने के लिए दिल्ली से संबंध तोड़कर कोई अन्य विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया। बच्चों, आइए इस टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। बच्चे, सबसे पहले आपको लोधियों के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे लोधी सल्तनत के 3 सुल्तान हुए हैं। सबसे पहले बहलोल लोधी, फिर दूसरा सिकंदर लोधी और तीसरा इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी का पुत्र था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का पुत्र था इब्राहिम लोधी। आलम खां इब्राहिम लोधी का चाचा था। सिकंदर लोधी ने पंजाब का सूबेदार ततार खां को बनाया था। दौलत खां लोधी ततार खां का पुत्र था और दिलावर खां दौलत खां लोधी का पुत्र था और ततार खां का पौत्र था। अब आपको हमारे सारे पात्रों के बारे में पता चल गया है। अब हम अपना पाठ आगे समझते हैं। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि इब्राहिम लोधी कठोर, शक्की तथा घमंडी स्वभाव का था। हमने पढ़ा था कि इब्राहिम लोधी ने अपने दादा और पिता की नीति नहीं अपनाई और पठानों के स्वभाव को जानते हुए भी उसने पठानों में अनुशासन और कंट्रोल करना चाहा। पर पठान स्वतंत्रता पसंद करने वाले होने के कारण वह इब्राहिम लोधी के अनुशासन और कंट्रोल में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए पठान उसको पसंद नहीं करते थे। इसी तरह दौलत खां लोधी भी जब तक सिकंदर लोधी का दिल्ली में शासन रहा वह उसका वफादार रहा। पर जब इब्राहिम लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो दौलत खां लोधी उसके व्यवहार से तंग आकर स्वतंत्र शासन स्थापित करना चाहता था। दौलत खां लोधी इब्राहिम लोधी के समय पंजाब का सूबेदार तो था, कहने के तो वह दिल्ली के सुल्तान के अधीन था, परंतु वास्तव में वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य कर रहा था। उसने इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां को दिल्ली की राजगद्दी पर बिठाने में सहायता देने का वचन देकर उसे अपनी और गांठ लिया। इब्राहिम लोधी को जब दौलत खां के षड्यंत्रों की सूचना मिली, साजिशों की सूचना मिली, तो उसने दौलत खां को दिल्ली बुलाया।
परंतु दौलत खां ने सवेरे जाने की बजाय अपने पुत्र दिलावर खां को भेज दिया। जब दिलावर खां लोधी अपने पिता की ओर से आरोपों की सफाई देने के लिए दिल्ली गया तो इब्राहिम लोधी ने दिलावर खां को खूब डराया धमकाया। उन्होंने उसे ये भी बताने का प्रयास किया कि विद्रोहियों को क्या दंड दिया जा सकता है। उसने उसे उन यातनाओं के दृश्य भी दिखाए जो विद्रोहियों को दी जाती हैं और फिर उसे बंदी बना लिया। परंतु वह किसी न किसी तरह जेल से भाग निकला और लाहौर पहुंचने पर उसने अपने पिता को दिल्ली में हुई सारी बातें सुनाई। दौलत खां समझ गया कि इब्राहिम लोधी उससे दो हाथ अवश्य करेगा, मतलब वह उससे युद्ध जरूर करेगा। परिणाम स्वरूप उसने इब्राहिम लोधी को नीचा दिखाने के लिए दिल्ली से संबंध तोड़ लिए और इब्राहिम लोधी से अपमान का बदला लेने के लिए रास्ता ढूंढने लग पड़ा। बच्चों, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। दौलत खां लोधी का बाबर से गठजोड़, अलायंस बिटवीन दौलत खां लोधी एंड बाबर। 1519 ईस्वी में काबुल के शासक ज़हीर उद्दीन बाबर ने पंजाब पर हमला किया। बाबर ने पहले बजौर पर विजय प्राप्त की, साथ ही उसने भेरा पर भी कब्जा कर लिया। इन विजयों से उत्साहित होकर बाबर ने अपने एक दूत मुल्ला मुर्शिद को इब्राहिम लोधी के पास भेजा। दौलत खां लोधी ने बाबर के दूत को लाहौर में ही रोक लिया। बाबर हिंदू बेग को अपने जीते हुए इलाके का प्रबंध सौंपकर सवेरे काबुल चला गया। कुछ समय बाद ही भेरा के लोगों ने बगावत करके हिंदू बेग को वहां से भगा दिया। इस कार्रवाई से चिढ़कर बाबर ने सितंबर 1519 ईस्वी को फिर से पंजाब पर आक्रमण कर दिया। भेरा आदि के इलाके फिर से जीतने के बाद बाबर ने सियालकोट भी जीत लिया। यहाँ से बाबर सैयदपुर एमनाबाद की ओर बढ़ा। वहाँ की रक्षक सेना ने बाबर की आक्रमणकारी फौज का डटकर मुकाबला किया। अंततः बाबर की जीत हुई। रक्षक सेना कत्ल कर दी गई। सैयदपुर की जनता के साथ भी निर्दयी व्यवहार किया गया। कई लोगों को दास बना लिया गया। गुरु नानक देव जी को भी कैद कर लिया गया। उन्होंने इन अत्याचारों का वर्णन बाबरवाणी में किया है। 1520-24 में दौलत खां लोधी ने केंद्रीय पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप इब्राहिम लोधी उसके और भी विरुद्ध हो गया। इब्राहिम लोधी ने मौका मिलते ही दौलत खां लोधी को सबक सिखाकर पंजाब को पुनः लोधी साम्राज्य में मिलाने का फैसला कर लिया। परिणाम स्वरूप दौलत खां लोधी ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास काबुल भेज दिया तथा उसे पंजाब पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी ने दौलत खां लोधी के विरुद्ध अपनी सेना से चढ़ाई कर दी। दौलत खां लोधी की हार हुई। बाबर बिना किसी रोक टोक के 1524 ईस्वी में लाहौर के निकट जा पहुंचा, जहां पर इब्राहिम लोधी की फौजों ने बिहार खां के अधीन बाबर को रोकने की कोशिश की, पर बाबर ने उसे हरा दिया। बाबर का लाहौर पर कब्जा हो गया। फिर उसने जालंधर तथा दीपालपुर पर भी आसानी से कब्जा कर लिया। दौलत खां लोधी को ये आशा थी कि उन इलाकों पर कब्जा करके उनका अधिकार उसे सौंप देगा तथा समय वापस काबुल चला जाएगा, पर बाबर ने उसे जालंधर तथा सुल्तानपुर के इलाके ही दिए। इस पर दौलत खां लोधी ने बगावत कर दी, परंतु वह हार गया तथा पहाड़ों में जा छिपा। बाबर ने सुल्तानपुर का इलाका दिलावर खां, दौलत खां के बेटे को दे दिया। दीपालपुर उसने आलम खां, इब्राहिम लोधी के चाचा को दे दिया। लाहौर को उसने अपने प्रतिनिधि अब्दुल अजीज़ को दे दिया। बाबर वापस काबुल चला गया। उसे ये अनुभव हो गया था कि दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए अधिक तैयारी की ज़रूरत थी। बच्चों, आइए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं।
बच्चों, हमने पिछले टॉपिक गुरु नानक देव जी के समय में राजनीतिक अवस्था में पढ़ा था कि इब्राहिम लोदी के काल में विद्रोहों ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। उसके सरदार तथा दरबारी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे थे। प्रांतों के शासक अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे या फिर वह किसी दूसरे को ऐसा करने के लिए मदद कर रहे थे। ऐसे ही काबुल का शासक बाबर को भी इब्राहिम लोदी के साम्राज्य की कमजोरियां पता थी, तो उसने भी धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे, क्योंकि बाबर भी भारत का सम्राट बनने की इच्छा रखता था। इसलिए उसने 1519 को बजौर को जीता और बेरा पर कब्जा कर लिया और हिंदू बेग को अपने इलाके सौंपकर काबुल चला गया। बेरा के लोगों ने बगावत करके हिंदू बेग को वहां से भगा दिया। इससे चिढ़कर बाबर ने सितंबर 1519 को फिर से पंजाब पर हमला कर दिया। अपने पहले इलाके जीतने के बाद उसने सियालकोट पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने सैयदपुर पर आक्रमण करके उसे भी जीत लिया, पर सैयदपुर पर उसकी सेना ने बहुत अत्याचार किया। गुरु नानक देव जी को भी बंदी बना लिया गया। गुरु नानक देव जी ने उसके इसी अत्याचार को देखकर ईश्वर को कह रहे हैं कि ऐती मार पई कुरलानी तैकी दर्द ना आया। भाव, वह परमात्मा से कह रहे हैं कि बाबर की सेना ने इतने अत्याचार किए हैं, परमात्मा तुम्हें इन अत्याचारों को देखकर और लोगों की बुरी हालत देखकर क्या आपको दर्द नहीं हो रहा है। 1520 से 24 ईस्वी तक दौलत खां लोदी ने अपने आप को और मजबूत करना चाहा। इब्राहिम लोदी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने दौलत खां लोदी को सबक सिखाने के लिए उसने अपनी सेना से दौलत खां पर चढ़ाई करने की और दौलत खां लोदी हार गया। दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी के इरादे जानता था कि इब्राहिम लोदी उस पर हमला करेगा, इसलिए उसने अपने पुत्र दिलावर खां को काबुल भेजकर बाबर के पास हमला करने के लिए भेजा। बाबर ने हमला किया तो वह बिना रोक टोक के लाहौर तक पहुंच गया। इब्राहिम लोदी की फौज के साथ बाबर का लाहौर में युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी का सेनापति बिहार खां मारा गया और लाहौर पर बाबर का कब्जा हो गया। परंतु जब वह आगे बढ़ा तो कुछ अफगान सरदारों ने उसका घोर विरोध किया। इस पर उसने अपनी सेना को लाहौर में लूटमार करने की आज्ञा दे दी। बाद में उसने दीपालपुर और जलंधर को भी लूटा। पंजाब विजय के पश्चात बाबर ने दौलत खां को जलंधर का सूबेदार नियुक्त किया और शेष सारा प्रदेश उसने आलम खां को दे दिया। दौलत खां को पूरा विश्वास था कि बाबर उसे पूरे पंजाब का स्वतंत्र शासक बनाएगा, परंतु जब बाबर ने उसे केवल जलंधर द्वाब का ही सूबेदार नियुक्त किया तो वह क्रोध से भड़क उठा। उसने अपने पुत्र गाजी खां को साथ लेकर बाबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बाबर ने बड़ी आसानी से विद्रोह को कुचल दिया। बाबर अपने इलाके दिलावर खां, आलम खां और अब्दुल अजीज को देकर वापस काबुल चला गया। दौलत खां बाबर से हारकर जंगलों में फिर से अपनी शक्ति इकट्ठी करने के लिए चला गया। बाबर वापस चला गया और उसे पता चल गया था कि दिल्ली का सिंहासन आसानी से नहीं मिल सकता। डियर स्टूडेंट्स, हम आज का लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने इस ऑडियो को अच्छी तरह से सुनकर तथा ई बुक के पेज नंबर 9, 10, 11 को पढ़कर मेरे द्वारा पूछे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपीज़ पर साफ साफ लिखने हैं और मेरे पर्सनल नंबर पर चेक करने के लिए भेजने हैं। आपके प्रश्न हैं, MCQ हैं, ततार खां को पंजाब का निज़ाम किसने बनाया? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको जो सही लगता है आप उसको टिक कर दें। नेक्स्ट है, दौलत खां लोदी ने केंद्रीय पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत की।
इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, जो सही है वो चुन लें। नेक्स्ट फिलअप है, इब्राहिम लोदी ने डैश लोदी को दंड देने के लिए दिल्ली बुलवाया। नेक्स्ट फिर फिलअप है, दौलत खां लोदी का पुत्र था। डैश दौलत खां लोदी का पुत्र था। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। ये स्टेटमेंट सही है या गलत?